दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान प्रश्न भी है। प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित एक सीमा आयोग द्वारा किया गया था और इसी कारण भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो सही उत्तर है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा सर रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान है और इस निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। ऑप्शन देखिए, धर्म, जाति, जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग के आधार पर। तो उत्तर है धर्म के आधार पर। दोस्तों भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। तो धर्म और भाषा दो आधार हैं भारत में अल्पसंख्यकों की मान्यता के। तो याद रखिएगा यहाँ पर भाषा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई है। अगला प्रश्न है, मराठा प्रमुख की सूची 1 से उनके शक्ति के अनुपूरक स्थान को सूची 2 से मिलाना है। देखिए पेशवा, दोस्तों पेशवा का मुख्यालय पूना में था, 1 का 2 हो जाएगा। इसके अलावा गायकवाड़ जो थे ये बड़ौदा में इनका जो है शासन था। सिंधिया का संबंध दोस्तों ग्वालियर से है। इसी प्रकार होलकर का संबंध इंदौर से है और भोसले का संबंध नागपुर से है। तो इस आधार पर जब हम सही कूट को देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 5 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सूक्त वाक्य की तरह ये कथन है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने का प्रयास या उसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी और गांधी जी ग्राम स्वराज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच समव्यवहृत करता था किसको। तो सही उत्तर है 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच शैक्षिक सुधारों से संबंधित है। दोस्तों भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में 1854 का चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो सही उत्तर है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका। हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक सीट का या टंगस्टन का। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत विश्व में अभ्रक सीट यानी माइका सीट का अग्रणी उत्पादक है। दोस्तों देखा जाए तो प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है, लेकिन अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो सही उत्तर है चित्तौड़। दोस्तों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ प्रभावित क्षेत्र थे, लेकिन चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, यानी जो है सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता सही सुमेलित है। अनुच्छेद 16 समान अवसर सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, दोस्तों ये जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के समापन का प्रावधान है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक उपाधियां या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ये आपका जोड़ा अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत की एक जो है महिला सशक्तिकरण और बालिका भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, इसको भारत में कब प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है जनवरी 2015। दोस्तों 22 जनवरी 2015 को, देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, ये कथन किसके बारे में है। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में कथन है, क्योंकि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो सही उत्तर है बृहद्रथ। दोस्तों बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था और पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट किस अनुच्छेद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय बजट अनुच्छेद 202 के द्वारा राज्यपाल द्वारा रखवाया जाता है। तो राज्यों का जो अपना बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल द्वारा रखवाया जाता है। यूपी स्पेशल से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अशोक। देखिए सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है, ये अशोक के शासनकाल में बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भाग 6, 7, 8 या 9। तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242, भाग 7 जो भाग 6 राज्य जो है अनुच्छेद 152 से 237 और भाग 9 पंचायतों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था करता है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उपबंध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समाचार पत्र है अभ्युदय। आपसे पूछा गया है कि अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित थे। तो उत्तर है मदन मोहन मालवीय अभ्युदय समाचार पत्र संपादित करते थे। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो उत्तर है अनुच्छेद 19। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 एक क के तहत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मौलिक अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो सही उत्तर है हेमेटाइट का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों हेमेटाइट लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार भारत में है और भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तालचीर, दोस्तों तालचीर कोयला क्षेत्र ये महानदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा ये झारखंड में स्थित है दामोदर घाटी में, तो कर्णपुरा दामोदर घाटी। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में, दोस्तों सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और ये सोन नदी घाटी में स्थित है। और सिंगरेनी ये तेलंगाना में है जो कि गोदावरी नदी घाटी में है। तो ये जो कोयला क्षेत्र थे तालचीर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली जो है सोन घाटी और सिंगरेनी तेलंगाना में है जो गोदावरी घाटी में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या जल विद्युत? तो सही उत्तर है कोयला आधारित ऊर्जा भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती, कौशल, कौशांबी या राजगीर? तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। दोस्तों इसके बारे में आप जान लीजिए कि आधुनिक मालवा का क्षेत्र प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। ये महाजनपद दो भागों में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, बाल्को, रायपुर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाल्को जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वर्तमान कोरबा जिले में स्थित है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि हिंडाल्को पीपरी में सही सुमेलित है, नाल्को भुवनेश्वर में सही सुमेलित है और HCL खेतड़ी में है। ये सब B, C और D सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा या मैंगो सावर किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आम्रवर्षा दोस्तों आम की फसल से संबंधित है और ये कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ब्रिक जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। अब इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़कर ब्रिक्स कर दिया गया है। प्रश्न ये है कि सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो सही उत्तर जिम ओ नील। दोस्तों देखिए, विश्व की सबसे बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं जैसे ब्राजील, रूस, भारत और चीन के समूह को ब्रिक कहते हैं और इस शब्द का पहली बार प्रतिपादन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया था। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी हैं? तो उत्तर है दोस्तों, चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंवला उर्वरक ये आपका सही सुमेलित है। नेपानगर कागज सही सुमेलित है। सिंदरी तांबा सही सुमेलित नहीं है। सिंदरी का संबंध किससे है दोस्तों? झारखंड में सिंदरी अपने उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, अणु शक्ति उत्पादन का केंद्र है। तो सिंदरी तांबा नहीं बल्कि सिंदरी जो है दोस्तों उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी झील और राज्य को जो है ये सुमेलित है? तो इसमें से केवल एक ही सुमेलित है, लोकटक मणिपुर। दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में है, ये आपका सही सुमेलित है। डीडवाना और उदय सागर झीलें, देखिए डीडवाना और उदय सागर ये राजस्थान में है और कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये कोई भी सही सुमेलित नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में है, केवल ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलन करना है। सागौन मध्य भारत में, देवदार दोस्तों ये हिमालय के उच्च क्षेत्रों में, सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में और सिनकोना हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? आपको उन देशों का जो है नाम बताना है, ग्रुप बताना है जिनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, इजराइल जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश है और इसकी सीमाएं जो है लेबनान और सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से मिली हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो सही उत्तर, भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 32 है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकारों में इसको विभाजित किया जा सकता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जब प्रभुता संपन्न जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नियम निर्धारण करती है और कानून बनाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जब संप्रभुता संपन्न जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, सही अवरोही क्रम भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक भंडार आपका झारखंड में, दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है। तो यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम में दोस्तों थोरियम जो है ये भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ईंधन है। तो दोस्तों थोरियम जो है भारत में मोनाजाइट बालुका के रूप में मोनाजाइट बालुका निक्षेपों में पाया जाता है और भारत में या पुलिन बालू स्थलों में मौजूद मोनाजाइट में लगभग 9 से 10% थोरियम ऑक्साइड मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है और ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और 2018-19 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। जूट, दोस्तों जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, चाय उत्पादन में असम है, रबर उत्पादन में केरल और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इस क्रम से हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानी सुमेलित नहीं है। देखिए, चिली सेंटियागो सही है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स सही है, उत्तरी कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है। देखिए, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, ये सही सुमेलित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो ये गुजरात तट के सहारे पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्यों में पहले नंबर पर बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो गुजरात तट के सहारे जो मैंग्रोव वन क्षेत्र पाया जाता है ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल तट के सहारे जो है ये पहला मैंग्रोव का क्षेत्र है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में आपको बताना है, बड़े से छोटे की ओर। तो सही क्रम है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और फिर यूरोप का स्थान है। तो ये जो 4 महाद्वीप दिए गए हैं इस आधार पर हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप ये जो है अवरोही क्रम है महाद्वीपों का। अगला प्रश्न है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाता है। तो राजनीतिक दल। दोस्तों लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल उसके प्राण होते हैं और राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र का संचालन असंभव हो सकता है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय किससे संबंधित है। देखिए, भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 से, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। दोस्तों विक्टोरिया झील जो है इसको विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है और ये युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था क्या है। तो सही उत्तर है किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसद होती है, क्योंकि संसद जो है वो दोस्तों संसद ये कानून बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है।
अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और उनके देशों का जो है आपको चिन्हित करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका सही सुमेलित है। दोस्तों सोनोरन मरुस्थल जो है अधिकांश भाग इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में है और मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में ये रेगिस्तान है। टकला मकान चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, जबकि गिब्सन मरुस्थल ये कहाँ पे है? दोस्तों गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में नहीं, गिब्सन मरुस्थल ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। तो ब्राज़ील जो इसका दिया गया है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा जो फार्मूला है उसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही उत्तर है कोठारी समिति। दोस्तों त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी और कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सही सुमेलित है। मैगीनाट रेखा, दोस्तों मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, सही सुमेलित है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि डूरंड रेखा दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर है, दुनिया में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का कौन सा अनुपात आकलित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, तेंदुलकर समिति ने भारत में 37.2% जो है आबादी को गरीबी रेखा के नीचे माना था। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी होती है? तो सही उत्तर है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है और ये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत में S-400 मिसाइल सौदा समझौता किस देश के साथ किया है? तो सही उत्तर है रूस के साथ। दोस्तों S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और भारत ने इसके लिए रूस के साथ सौदा समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अफस्पा लागू है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा नागालैंड राज्य में लागू है। और दोस्तों ये जो है अफस्पा पूर्वोत्तर के राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में 1958 से लागू है। नागालैंड को 1963 में राज्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है और आप जानते हैं कि विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के कारण ये पौधे ग्रीन मफलर के रूप में स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर है सड़क और राजमार्गों के डिजाइन, सड़क सुरक्षा संकेत, स्कूली छात्रों की शिक्षा, सड़क निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो दोस्तों सड़क निर्माण, देखिए सड़क निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ये आपका सड़क सुरक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए स्माग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या एस्बेस्टोसिस।
तो दोस्तों यूट्रोफिकेशन जो है या सुपोषण ये जल प्रदूषण से संबंधित है, न कि वायु प्रदूषण से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो शारदा नहर प्रणाली जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। देखिए दोस्तों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ था। ये बनबासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान से शारदा नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा मिनीमाटा बीमारी सही सुमेलित है। कैडमियम से इटाई इटाई ये आपका सही सुमेलित है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम सही सुमेलित है। और फ्लोराइड आयन से अपच नहीं, बल्कि देखा जाए तो फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी हो जाती है, जिसको फ्लोरोसिस कहा जाता है। तो सही उत्तर जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है अमेजन वर्षा वन। दोस्तों अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में एक बड़े भूभाग पर फैले हैं, और इनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था, सही है। और इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश शामिल हैं, ये सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देश, याद कर लीजिए 121 देशों का गठबंधन है, जहां पर सूर्य द्वारा अधिकतम ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो ये सही उत्तर इसमें हो जाएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा नहीं, बल्कि कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का गठबंधन है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपको बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। तो सही उत्तर यूरेनियम आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। लखनऊ, दोस्तों लखनऊ का जो है अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी बाबतपुर, कानपुर का चकेरी और आगरा का खेरिया है। तो इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए जनपद पंचायत ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है जनपद पंचायत। क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, जिनको बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को कहा जाता है। तालुका परिषद गुजरात में कहा जाता है और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1 आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपको बताना है। तो ये बेतवा नदी पर स्थित है पारीक्षा बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? ऑप्शन देखिए, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में से कौन से जनपद मध्य गंगा नगर से लाभान्वित हुए हैं? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले राज्य जिलों में दोस्तों गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद हैं। इसमें आगरा शामिल नहीं है। तो मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं और इस रचना का समय 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास लिखित किसके राजत्व काल में रहते थे? दोस्तों तुलसीदास का जो समय है वो अकबर का शासनकाल था।
अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, जो कि मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? देखिए, मांडा, सुरकोटदा, हुलास और बालाकोट, इसमें से कौन सा हड़प्पाई स्थल भारत में नहीं था? तो सही उत्तर है बालाकोट। दोस्तों, बालाकोट जो है ये उत्तराखंड, बालाकोट हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है स्थित था, और ये बंदरगाह नगर था। ये स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर देहरादून में वन अनुसंधान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है, और इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ये विदेशी यात्री हैं मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डिगामा और फाहियान। तो सही उत्तर है दोस्तों कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस भारत नहीं आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 का है, 1972। जैव विविधता अधिनियम सबसे बाद का है 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है दोस्तों, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो आपका 1, 3, 4 और 2। तो 1, 3, 4, 2 सही उत्तर कौन सा है? 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, सही सुमेलित जो है शम्स ए सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, ये आपका सही सुमेलित है। देखिए, शम्स ए सिराज अफीफ ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनमें तारीख फिरोज शाही उपलब्ध है। तबकाते नासरी, मिन्हास उस सिराज, फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी और तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बिहामद खान की रचना है। तो केवल एक यही ऑप्शन ए सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, औरंगाबाद जिले में, और ये शैलीकृत गुफाएं अपने चित्रांकन और वास्तु सौंदर्य के लिए विश्व विरासत के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई ये जो है भारत में इससे मुगल शासन की स्थापना हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई, इससे भारत में तुर्की शासन जो है आया था। तालीकोटा की लड़ाई से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, और प्लासी की लड़ाई से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था। तो इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क रूट या सिल्क मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो उत्तर है दोस्तों कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा था। और कनिष्क जो था दोस्तों, कनिष्क के समय काल में देखा जाए तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाराहमिहिर क्या थे? एक महान कवि, दार्शनिक, खगोलविद या ज्योतिषी? तो सही उत्तर है बाराहमिहिर एक महान खगोलविद थे। तो देखिए दोस्तों, बाराहमिहिर एक खगोलविद थे 6ठी शताब्दी में, और खगोल शास्त्र पर उनका ग्रंथ बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका है। दोस्तों देखिए, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाराहमिहिर खगोलविद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां पर की थी? आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कलकत्ता में की थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, तमिल रामायण किसकी रचना है? तो सही उत्तर है कंबन की रचना है तमिल रामायण, या इसको रामावतारम कहा जाता है। दोस्तों ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे?
तो देखिए दोस्तों, आईएनए या इंडियन नेशनल आर्मी की बचाव समिति में भूला भाई देसाई, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू प्रमुख वकील थे और उनकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, क्योंकि किसी में भी जो है संपूर्ण जो हमारा अग्रगण्य वकील हैं वो शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है शाहनामा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। और इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनवी के दरबार में थे उसमें अलबरूनी, उतबी, फराबी, बैहाकी, उजारी, ठुसी, उंजुरी, असजदी और फर्रुखी थे। अगला प्रश्न है काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों काकतीय वंशी आंध्र प्रदेश के शासक थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। काकतीय लोग स्वयं को चोल का करिकाल का वंशज कहते थे। वारंगल इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी हैं? सूची देखिए, एकांकांगुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। तो सही उत्तर है दोस्तों कोटोपैक्सी और एटना सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 2 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए दोस्तों कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में और एटना भूमध्य सागर में सिसिली की पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में स्थित है। दोस्तों फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी है और एकांकांगुआ दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो सही उत्तर ये था दीन ए इलाही और अकबर ने इसको 1582 यानी 1582 में शुरू किया था। अगला प्रश्न आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो याद कर लीजिएगा 28-8। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है दोस्तों उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो मंसूर दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडों के संरक्षण के लिए या एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? तो सही उत्तर है दोस्तों पांडिचेरी में फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी थी। आइए देखते हैं कुछ घटनाएं हैं, इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन। दोस्तों साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था 1928 में। असहयोग आंदोलन 1920 का है। पूना पैक्ट 1932 का है दोस्तों 1932। और गांधी इरविन समझौता, ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी और इरविन समझौता ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस आधार पर जो सही कालानुक्रम हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 4 और 3। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पूना पैक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो सही उत्तर है प्लासी के युद्ध में। दोस्तों सिराजुद्दौला की हार 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में हुई थी। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। दोस्तों सही उत्तर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब यानी आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपके पोलैंड, जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो सही उत्तर है जापान ने। देखिए दोस्तों 7 दिसंबर 1941 को जापान ने युद्ध की घोषणा किए बिना अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हवाई जहाज और पनडुब्बियों को आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था। तो सही उत्तर पर्ल हार्बर पर आक्रमण जापान ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है?
तो सही उत्तर है ओ स्मिड। दोस्तों ओ स्मिड जो है इन्होंने ये सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकण से हुई है। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना और एफ होयल और लिटिलटन ने नवतारा परिकल्पना और ऑटो स्मिड ने अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन कराना है। यहाँ पर देखिए टोम्मा डोरे। दोस्तों टोम्मा डोरे जो हैं ये कोया विद्रोह से संबंधित थे। ईश्वर चंद्र राय ये पावना विद्रोह से, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से और राधा कृष्ण दंडसेन सबर विद्रोह से संबंधित थे। तो इस आधार पर सही सुमेलन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता या जननी कहा जाता है? तो उत्तर है मैडम भीकाजी कामा को। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थीं और 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार की और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राजा रणजीत सिंह या बाबा राम सिंह? तो सही उत्तर है बाबा राम सिंह। दोस्तों कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में भगत जवाहर मल ने किया था और इस धर्म को जो है इसको 1863 में बाबा राम सिंह ने पुनः नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डेट है 3 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को दोस्तों विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है अब तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वर्तमान में कुल 48 यानी 48 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्ष 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये पुरस्कार दिया गया है और भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। अगला प्रश्न और दोस्तों जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम चालू कर रहे हैं उसका आखिरी प्रश्न है 100वां प्रश्न। भारत 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो दोस्तों 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होने वाली थी, लेकिन ये कोरोना या कोविड-19 के कारण ये जनगणना अभी नहीं हो पाई है। तो देखिए भारत में जनगणना कानून 1948 और जनगणना अधिनियम 1990 के द्वारा जनगणना के वैधानिक फ्रेमवर्क इसको प्रदान किया गया है। तो भारत में 2021 की जो जनगणना होती ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होती और दोस्तों ये जो टोटल देखा जाए तो ये दोस्तों 16वीं जनगणना होती। आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होती 2021 की, तो ये 8वीं जनगणना होगी। हालांकि अभी तक जनगणना कार्य 2021 के संबंध में नहीं शुरू किया जा सका है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।